एक दिन हमने ये सोचा मेरे भाइयों कि आदमी बंदर से विकसित हुआ है। जी। आदमी बंदर से विकसित हुआ है, लेकिन बंदर के तो इतनी बड़ी पूंछ होती है, लेकिन आदमी की पूंछ फिर क्यों नहीं होती? आदमी की पूंछ गई कहाँ? मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये पूछूं किससे? तो हमने हनुमान बाबा से जाके पूछा। हमने कहा तुमसे ही हम विकसित हुए हैं, तुम्हारी इतनी लंबी पूंछ है, मेरी पूंछ कहाँ गई? हमने हनुमान से पूछा आपकी इतनी लंबी पूंछ और आदमी बिना पूंछ का, उसकी कहां कर गई पूंछ? क्या बात है। हमने हनुमान से पूछा आपकी इतनी लंबी पूंछ और आदमी बिना पूंछ का, उसकी कहां कर गई पूंछ? हनुमान जी हंसकर बोले खुद मर्जी से हटवा ली है पूंछ तुम्हारी भी थी, लेकिन दुष्कर्मों से कटवा ली है। हनुमान जी हंसकर बोले खुद मर्जी से हटवा ली है पूंछ तुम्हारी भी थी, लेकिन दुष्कर्मों से कटवा ली है। सुनकर पश्चाताप करोगे, है वेदों की बात पुरानी, पूंछ तुम्हारी कैसे कट गई, सुन लो अपनी कर्म कहानी। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में कुत्ता करता था रखवाली, एक आदमी भी रहता था जो था फुल बगिया का माली। किसी लोभ में आकर उसने उनका रात में गला दबाया, कुत्ता जाग गया था तब तक उसकी हरकत पर गुर्राया। जान बचाई थी मालिक की, वफा दिखाई पैर चाटकर, तभी ऋषि ने क्रोध में आकर उस माली की पूंछ काटकर उसकी गद्दारी के कारण सजा उसे जीवन भर दी और उसी पूंछ को जोड़ पूंछ में कुत्ते की दूनी कर दी। उसी पूंछ को जोड़ पूंछ में कुत्ते की दूनी कर दी और साथ में श्राप दे दिया, और साथ में श्राप दे दिया। ओट भींच बोले योगी, कुत्ते को तो सब पूछेंगे, तेरी पूंछ नहीं होगी। कुत्ते को तो सब पूछेंगे, तेरी पूंछ नहीं होगी। जब तक यह संसार चलेगा पूंछ पूंछ में जुड़ी रहेगी। जब तक यह संसार चलेगा पूंछ पूंछ में जुड़ी रहेगी। गद्दारी के पश्चाताप में यह ऊपर को मुड़ी रहेगी। जब तक यह संसार चलेगा पूंछ पूंछ में जुड़ी रहेगी। गद्दारी के पश्चाताप में यह ऊपर को मुड़ी रहेगी। तेरी आदत के कारण ही ये टेढ़ापन रखती है। 6 महीने पत्थर में दाबो सीधी नहीं हो सकती है। एक शराबी धुत नशे में, मैं वहां से 10 उठाता हूँ। मैंने एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था रात के 8 बजे मैं अपनी गाड़ी से, तो एक शराबी जो था बिजली का लट्ठा खम्मा पकड़े ऐसे हिला रहा था और क्या कह रहा था सो सुनिएगा। एक शराबी धुत नशे में पीकर बोला लट्ठे से। एक शराबी धुत नशे में पीकर बोला लट्ठे से, आज पड़ा है पाला जाने किस उल्लू के पट्टे से। एक शराबी धुत नशे में पीकर बोला लट्ठे से, आज पड़ा है पाला जाने किस उल्लू के पट्टे से। सारा रास्ता घेर लिया है, हिलता नहीं जरा भी है। चलो समझ में यह तो आया हमसे बड़ा शराबी है। चलो समझ में यह तो आया हमसे बड़ा शराबी है। मुझको यार बना ले अपना, तुझे कसम है अगर दगा दे। पहली मुलाकात है अपनी, आजा थोड़ी और लगा ले। पहली मुलाकात है अपनी, आजा थोड़ी और लगा ले। क्या इन सरकारी नारों से पीने वाले डर जाएंगे? बाप पिएंगे दारू, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये नारे झूठे लगते हैं, यह सरकार नहीं गिरगिट है। अरबों के ठेके उठते हैं, दारू से कितनी प्रॉफिट है। बात है, क्या बात है। ठेके पर जो होटल होते वे सब चलते दारू से। लगा खोमचे लेते उनके चूल्हे जलते दारू से। दारू पीकर रिक्शा चाहिए पोलर रंग बदलते हैं और नशे में जेब झाड़ते उनके खर्चे चलते हैं।
नशे में जेब झाड़ते उनके खर्चे चलते हैं। दारू झगड़े की जड़ होती, पुलिस रोटियां खाती है। दारू की मारी ही जनता कोर्ट कचहरी जाती है। दारू से बीमारी होती, सभी डॉक्टर पनप रहे। दारू के अधिकारी होते, बैठे वेतन हड़प रहे। जांच परीक्षा इंटरव्यू में आजा होती भर्ती है। काम नहीं रिश्वत से होता, वहां पर दारू करती है। काम नहीं रिश्वत से होता, वहां पर दारू करती है। इंसानों के अभिमानों को यह लाचार बना देती। इंसानों के अभिमानों को यह लाचार बना देती। और दो दुश्मन जो पिए बैठकर उनको यार बना देती। दो दुश्मन जो पिए बैठकर उनको यार बना देती। दारू नहीं देश में होती, क्या होता अनुशासन का? जब होती हर ओर शांति, फिर क्या होता शासन का? क्या होता खाकी वर्दी का, क्या इन काले कोटों का? राम राज वाले शासन में क्या मतलब था वोटों का? राम राज वाले शासन में क्या मतलब था वोटों का? अब की वोट हमें सब देना, अब की वोट हमें सब देना, हम सरकार बनाएंगे, अपना शासन होगा तब दारू से सभी नहाएंगे। अपना शासन होगा तब दारू से सभी नहाएंगे। सच्ची जनसेवा ये होगी, दारू सस्ते में बिकवा दो। हर घर की चौखट के ऊपर मोटा मोटा यह लिखवा दो, दारू ही है देश की पूंजी, दारू ही मनमोही है। दारू नहीं पिएगा समझो पक्का देशद्रोही है। दारू नहीं पिएगा समझो पक्का देशद्रोही है। मेरे यारो तुम ही बताओ, मैं तो सुनकर मौन रह गया। मेरे यारो तुम ही बताओ, मैं तो सुनकर मौन रह गया। एक शराबी पीकर दारू क्या कुछ बातें सही कह गया। विनोद आज जोगी स्टूडियो के प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब हम आपके सामने एक बेहतरीन चेहरा लेकर आ रहे हैं। अब वो चेहरा क्या है? वैसे तो उनका स्वभाव बिल्कुल देवतुल्य है, लेकिन जब कविता के क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको ठाके लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत विद्वान कवि हैं, दिमाग से लिखते हैं, बुद्धि से लिखते हैं, और उनके दिमाग की ताकत तो इतनी है कि इतना भला करते हैं लोगों का। एक बार रेल में जा रहे थे, रेल में जहाँ थी रेलवे स्टेशन पे आके उतरे, उधर से एक टीटी आया। टीटी का टिकट के नाम पर ये भाग दिए, भागते 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 1 किलोमीटर दूर, टीटी पीछे और ये आगे। भागते भागते जब 1 किलोमीटर दूर निकल गए, टीटी ने जब पकड़ के तो पूछा कि वे टिकट? बोले ले टिकट ना, ये रखिए टिकट। टिकट 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 कर रहा है, ले टिकट, ये रही टिकट ले। बोले टिकट है तो तुम भागे क्यों थे? बोले भागे क्यों थे? मेरे पास तो टिकट थी, लेकिन मेरे पीछे पीछे जो 10 आदमी थे उन पर टिकट नहीं थी, हमारे बे कैसे बसते? इतने विद्वान व्यक्ति है। अच्छा आलसी हैं थोड़े से, अगर आलसी नहीं होते तो पता नहीं आज स्टार यही होते पूरे देश के। इतने आलसी हैं। इनके 2-3 साड़ू हैं, 3 साड़ू हैं, शायद कहते 3 साड़ू है ना, इनके 3 साड़ू हैं। इनकी सास की कहानी एक बड़ी स्पेशल है। एक बार इनकी सास ने सोचा कि हम ये देखें हमारा कौन सा दामाद हमें ज़्यादा प्यार करता है। तो सबसे पहले बड़े को इनकी सास ने बुलाया और आजमाया कि देखेंगे कितना प्यार करता है। नहर के किनारे ले गई उनको और जानबूझ के यानी अपना पैर फिसलाया और नहर में गिर गई। और इनके जो बड़े वाले साड़ू थे उन्होंने न पैंट उतारा, न जूते उतारे, न कपड़े उतारे, ऐसे ही छलांग लगा दी और उन्हें पकड़ के निकाल लिया। सास ने कहा हाँ ये दामाद हमें बहुत प्यार करता है। उन्होंने उसे 20 लाख रुपए दिए। बोले लो बेटा तुम स्कॉर्पियो गाड़ी ले लो और उससे मस्ती से घूमो। उसके बाद दूसरे दामाद को बुलाया, फिर वहीं ले गई नहर के किनारे, फिर अपने फिसल गई। वो थोड़ा आलसी था, उसने पहले जूते उतारे, फिर कपड़े उतारे, फिर बनियान उतारी, तब कूदा। तब तक साथ में 2-3 गोते लग गए।
लेकिन उसने निकाल दिया सास को। निकाल दिया, सास ने कहा कि ये तो थोड़ा आलसी दामाद है हमारा। उसने केवल 1 लाख रुपए दिए कि ले एक मोटरसाइकिल ले ले, उस पर चल। उसके बाद उन्होंने तीसरे साड़ी को बुलाया, फिर आपने उसी नहर में जाके फिसली। उसने पहले देखा कूदूं या न कूदूं समझ में नहीं आता, सास है पता नहीं, कम से कम 20 गोते लग गए सास को, तब निकाला। उन्हें सास ने एक साइकिल के पैसे दे दिए कि ले 4000 रुपए ले, एक साइकिल खरीदे, उससे चल। इसके बाद इनका नंबर आया कि देवेंद्र नटखट जी को बुलाएं, और नहर के किनारे ले गई। उसके बाद खुद फिसल गई। अब ये तो ठहरे आलसी, ये अपने आराम से खड़े रहे, मरे तो मर जा। सास गुड़ुक 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 गुड़ुका बह के 4 किलोमीटर दूर निकल गई। इनके ससुर को जैसे ही पता लगा, ससुर आए और उन्होंने BMW इन्हें दी कि तूने बीमारी से छुट्टी कर दी आज हमारी। तो बड़े आलसी हैं लेकिन विद्वान बहुत हैं। आइए, हम ऐसे कवि को कविताएं इतनी बढ़िया व्यंग की लिखते हैं, उनके स्वागत में हम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं व्यंग की और उनको बुलाते हैं देवेंद्र नटखट जी को। झांसी से चलते हैं कि एक नेता ने अपने पुत्र की तारीफ करते हुए बताया, एक नेता ने अपने पुत्र की तारीफ करते हुए बताया, मेरे बेटे में आदत किसान की है, ताकत पहलवान की है, जो सिपाही का है, स्वभाव हलवाई का है, तकदीर जीते ज्वारी की है, श्रद्धा पुजारी की है, खोपड़ी ठेकेदार की है, आंख कलाकार की है, रंग एक माली का है और रूप नेपाली का है। बगल में उनके पड़ोस में देवेंद्र नटखट जी खड़े थे। उन्होंने कहा, नेताजी आपका लड़का बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इतनी बात और बताने की जरूरत है कि उस वक्त आप कहाँ मर रहे थे जब इतने लोग मिलके आपके बेटे का उद्घाटन कर रहे थे। आइए, ऐसे नटखट जी को आवाज देते हैं। आए, हमारे प्यारे प्यारे मित्र, हमारे बहुत अच्छे कवि हैं देवेंद्र नटखट जी। दोस्तों, बहुत शानदार और जानदार संचालन भाई विनोद राजयोगी जी का। बहुत जोरदार कवि हैं, देश के बड़े कवि हैं विनोद राजयोगी जी। और मुझे मेरे अभिन्न मित्र हैं साहब, इतने जघन्य मित्र हैं कि इनके रहते हुए भाई साहब इतने जघन्य मित्र हैं ये हमारे कि इनके रहते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे लिए अभिन्न है साहब। मुझे हंसने हंसाने के लिए मंगाया गया है जी। झांसी में पाया जाता हूँ। झांसी वीरता की नगरी है। महारानी लक्ष्मीबाई का शहर है झांसी। महारानी ने सारी दुनिया को वीरता का पाठ पढ़ाया। ये बात झांसी में आज भी है साहब। आप कैसी भी सीधी सादी बहू लाएं, आप कैसे भी सीधी सादी बहू लाएं, 6 महीने झांसी में रखें, झांसी का पानी पिलाएं, कलवार साहब 6 महीने में तलवार लेके खड़ी हो जाएगी। कहीं नहीं जाना पड़ता साहब, घर में ही निपट जाती हैं। सुबह सुबह पत्नी जगाती है, कहती है साहब नटखट उठ। डायरेक्ट नाम लेती है मेरा, कहती है नटखट उठ, खर खर मत कर। खर्राटे लेके सोता हूँ, कहती है खर खर मत कर, बर्तन सर पर रख, नल पर चल, जल भर तब बर्तन मल। हालांकि ये स्थिति मेरे बड़े भाई साहब की भी है। वे नल पे नहीं, वे हैंडपंप में लगे रहते हैं। ये स्थितियां हैं साहब, ये स्थितियां हैं। मैं क्या बताऊं साहब, हास्य का कवि हूं। मेरी कविता में ना यमक है, ना श्लेष है, ना अनुप्रास है, बीच बीच में च्यवनप्रास है। ये स्थितियां हैं साहब। पहले जो कवि लिखा करता था वो समाज का दर्पण होता था साहब। आज जो हम लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड कविताएं आपको सुनाता हूं। बहुत सी बातें हैं, बातों में कुछ बातें कविता हो जाती हैं। गुरुजी ने चेले को समझाया, गुरुजी ने चेले को समझाया, गुरुजी ने चेले को समझाया कि लंबा होने के लिए ताड़ासन करो।
ताड़ासन करो। गुरु जी ने चेले को समझाया, लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। चेला गुरु के ज्ञान को चोटी में गांठ लगाकर गाड़ने लगा और निस्दिन नियमित पड़ोसिन को ताड़ने लगा। ताड़ासन। गुरुजी ने चेले को समझाया कि लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। चेला गुरु के ज्ञान को चोटी में गांठ लगाकर गाड़ने लगा और निस्दिन नियमित पड़ोसिन को ताड़ने लगा। और एक दिन सचमुच अचंभा हो गया जब वह पड़ोसिन को लेकर लंबा हो गया। एक दिन लंबा हो गया। सचमुच अचंभा हो गया जब वह पड़ोसिन को लेकर लंबा हो गया। ये स्थितियां हैं साहब, और स्थितियों के बीच में बात होती है, कविता हो जाती है। ऐसी स्थितियां हैं साहब। मैं बता दूं, मैं प्राइमरी में प्रोफेसर हूं। मैं प्राइमरी में प्रोफेसर हूं साहब, पढ़ाता हूं। एक स्थितियां होती हैं साहब। अभी खेल दिवस आया, युवा खेल महोत्सव के दौरान बड़े कवि बैठे हैं बलराम जी, उनको प्रणाम करता हूं, समर्पित करता हूं। कहता हूं कि युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया। क्या बात। युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया और उनके ज्ञान चक्षु जाग गए। 15 दिन में सारे स्टूडेंट 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। प्रिंसिपल साहब ने जांच की, आदरणीय विनोद राजयोगी जैसे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल साहब ने जांच की तो पाया कि इस खेल का सर बेजोड़ है, नायब है खेल मास्टरनी के साथ गायब। खेल मास्टरनी के साथ गायब। स्थितियां हो जाती हैं साहब। वाह क्या बात है, वाह गजब, तालियां हो जाए, जबरदस्त तालियां। सारा सदन प्रफुल्लित है साहब, हंसने हंसाने वाले लोग हैं हम लोग, और इसी के लिए मंगाए गए हैं। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ साहब। महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को पछाड़ा। पहलवान कविता सुनिए साहब, कविता से हंसाने वाला कवि हूँ कि महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को पछाड़ा, मार दिया मैदान, जीत लिया खाड़ा। महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को पछाड़ा, मार दिया मैदान, जीत लिया खाड़ा। ये देखकर उस्ताद जी का खोपड़ा खप्त हो गया कि 1 मिनट में लंगोटा जब्त हो गया। ये देखकर उस्ताद जी का खोपड़ा खप्त हो गया कि 1 मिनट में लंगोटा जब्त हो गया। साला सारे दाव पेच भूल गया, मुर्दे की तरह बाहों में झूल गया। साला सारे दाव पेच भूल गया, मुर्दे की तरह बाहों में झूल गया। उस्ताद जी ने पूछा, क्यों रे पहलवान, तुझे सामने वाले पहलवान में क्या कोई शेरनी या हथनी नजर आई थी? वह बोला, नहीं नटखट जी, सामने खड़ी मुझे मेरी पत्नी नजर आई थी। विनोद राजयोगी स्टूडियो के प्यारे प्यारे श्रोताओं, अरविंद तिवारी जी बहुत ही आनंददायक व्यक्ति हैं। हम दोनों लोग मुरैना से कवि सम्मेलन पढ़ के चले, बहुत अच्छा पेमेंट मिला, लिफाफा ऊपर ही रखा था। हम थे, एक कवित्री थी, कविता जी, तीनों लोग एक गाड़ी में थे। चंबल नदी से जैसे ही हम क्रॉस किया तो वहाँ 3-4 बंदूकधारी आ गए। उन्होंने गाड़ी रोक ली, बोले, ए लिफाफे कहाँ हैं?
हमने उन्हें पूछा, हमने कि तुम्हें कैसे पता लिफाफे हैं? कह रहे हमने तो कभी सम्मेलन कराया ही था। हमने कि हमने कहा तुमने कभी सम्मेलन कराया था तो भैया जब दिया है तुमने तो अब ले क्यों रहे हो? कि देखो हमने कभी सम्मेलन कराया था, जो पेमेंट दिया था वो हमारा धर्म था, अब हमारा धंधा है ये। तो उसके बाद आगे कविता जी बैठी थी, सरदार था, उसने पूछा हाँ तेरा नाम क्या, सो बता। कविता जी बोली मेरा नाम कविता है। उसने कहा कविता है तुम्हारा नाम? बोले तुम्हारा नाम कविता है? कविता है तुम्हारा नाम? कविता कविता तो कविता तुम लो अपना लिफाफा वापस लो, हम तुम्हारा लिफाफा नहीं लेंगे। कविता हो, कविता तो मेरी अम्मा का नाम था, हमें अपनी अम्मा की याद आ गई, लो अपना लिफाफा, हम तुमसे कोई पेमेंट नहीं लेंगे, लो। उसके बाद वो तिवारी जी के पास आया, बोले तुम्हारा क्या नाम है? तिवारी जी बोले देखो वैसे तो हमें अरविंद तिवारी जी कहते हैं, लेकिन हमारा बचपन का नाम तो कविता ही है। तो बहुत मज़ेदार आदमी है। उनके लिए हम यूं कहें कि बोतल न सही एक जाम ही हो जाए, बोतल न सही एक जाम ही हो जाए, मुलाकात न सही सलामी हो जाए, और जिसके प्यार में हम बीमार बने बैठे हैं, अरे उसको बुखार न सही तो जुकाम ही हो जाए। और इतने मनोरंजक आदमी हैं साहब, इतना आनंद लेते हैं। एक बार ऐसा था, खेती किसानी भी करते हैं, बहुत पहले की बात है, जब ये आदमी तिवारी जब आपकी उम्र लगभग 30-32 साल की रही होगी, खेती किसानी करते थे, तो इनके क्षेत्र में सूखा पड़ गई। एक दिन ये खेतों की तरफ गए, पौधे काफ़ी बड़े थे, अंदर एक प्रेमी और प्रेमिका खड़े थे। प्रेमिका बोली मुझे मार दो गोली, अब नहीं रह जाता, तुम्हारा वियोग नहीं सहा जाता। शर्मा जी आप सुने, एडीएम साहब आप भी सुने, मजे लेना, ज्यादा ही तिवारी जी हैं, आपको हंसाते हंसाते लोटपोट कर देंगे। खेत में गए, पौधे काफी बड़े थे, अंदर एक प्रेमी और प्रेमिका खड़े थे। प्रेमिका बोली मुझे मार दो गोली, अब नहीं रहा जाता, तुम्हारा वियोग नहीं सहा जाता, पल पल खलता है, आंखें बरसती हैं, इंजन सा चलता है। तिवारी जी सुनते रहे और उसके बाद बोले अरे मेहरबान, इसे जरूरत नहीं है तो मेहरबानी हम पर कर दे, इसे जरूरत नहीं है तो मेहरबानी हम पर कर दे, एक रात मेरा खेत भर दे। इसे जरूरत नहीं है तो मेहरबानी हम पर कर दे, एक रात मेरा खेत भर दे, लेकिन यह बता दे किस रेट पे चलाती है और तेल कितना खाती है। हाँ हाँ, ये एसडीएम साहब जाइए मत, ये रचना सुनिए आप हमारी। बैठ जाइए एसडीएम साहब, प्लीज एसडीएम साहब बैठ जाए। एक मंच पर जब हम कविता पाठ कर रहे थे, 16 दूनी 8 कर रहे थे, तभी एक आदमी आया, हमसे हाथ मिलाया, बोला पहचाना? हमने कहा हमने नहीं जाना। बोला कमाल है, मुझे नहीं जानते। मैंने कहा हम नहीं पहचानते। वह बोला देखो होश में आओ, अपनी खैरियत चाहो तो पहचान जाओ। वह बोला होश में आओ, अपनी खैरियत चाहो तो पहचान जाओ। मैंने कहा तुम्हें पहचान जाऊंगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हारे 50,000 रुपयों को अभी लौटाना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हें पहचान जाऊंगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हारे 50,000। ये भी उधार लेके बैठे हैं, इनकी हंसी बहुत तेज है, ये उधार लेके बैठे हैं। मैंने कहा तुम्हें पहचान जाऊंगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हारे 50,000 रुपयों को अभी लौटाना पड़ेगा, धैर्य रखो, जल्दी ही पहचान जाऊंगा, रुपए होते ही सीधे घर आऊंगा। तभी एक दूसरा आदमी आया, नमस्ते की और मुस्कुराया। हमने कहा हम तुम्हें नहीं जानते। वह बोला कोई बात नहीं, हम तो पहचानते हैं, हम तो आपके कपड़े भी जानते हैं। यह जो शर्ट आपने पहनी है वह मेरे यहाँ की सिली है, जिसकी सिलाई आज तक नहीं मिली है। जिसकी सिलाई आज तक नहीं मिली है।
मैंने कहा क्या सबूत है, यह शर्ट तुमने बनाई थी। उसने मेरा कॉलर पकड़कर कहा देखो दुकान की नाम पट्टी जो मैंने लगाई थी। मामला संगीन देखकर मैं बोला, ऊंचे स्वर में भेद खोला, ये टेलर बड़ा बहमी है, यह शर्ट तो मैंने विनोद राजयोगी से मांगकर पहनी। मैंने कहा ये शर्ट तो मैंने विनोद राजयोगी से मांगकर पहनी है। टेलर ने कहा ठीक है, मामले को निपटाओ, विनोद राजयोगी के घर का पता बताओ। मामले को निपटाओ, विनोद राजयोगी के घर के पता बताओ। मैंने मामले को निपटाया, विनोद राजयोगी के घर का पता बताया। तभी तीसरे आदमी ने मिसाइल चलाई, आपने 1 साल तक मेरे रेस्टोरेंट से उधार की मिठाई खाई, आपने 1 साल तक मेरे रेस्टोरेंट से उधार की मिठाई खाई। मैंने कहा यार ये कैसी लाचारी है, मुझे तो बचपन से ही शुगर की बीमारी है। मैंने कहा यार ये आपको भी है शायद, हाँ जब ये सर है। मैंने कहा ये कैसी लाचारी है, मुझे तो बचपन से ही शुगर की बीमारी है। मित्रों आजकल मैं हर आरोप को इसी तरह नकार देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं आदमी नहीं नेता हूँ, मैं आदमी नहीं नेता हूँ। हाँ देखो गुप्ता जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। असल में कल हरियाली तीज थी, डबल सावन है, हरियाली तीज थी और हरियाली तीज मना के आए हैं। अच्छा सावन से मुझे एक बात याद आ गई, अभी मैं आ रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक मारुति 800 से टकरा गया, पुरानी थी गाड़ी, टकरा गया और उस मारुति 800 पे लिखा था सावन को आने दो, ट्रक पे लिखा था आया सावन झूम के। अच्छा ये शर्मा जी इनके सिर पे बाल नहीं है, देखो कैसे ये भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। ऐसे श्रोता पाकर मैं धन्य हूँ। अपना सिर ढक लिया। हाँ दरअसल इनके सिर पे, हाँ इनके सिर पे बाल नहीं है। दरअसल क्या होता है कि बचपन में माँ हमारे सिर पर हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, बच्चे के बाल बढ़ते हैं। और शादी होने के बाद जब पत्नी हाथ फिराती है सिर पे तो बाल उड़ने लगते हैं। शर्मा जी ऐसे हो जाते हैं। शर्मा जी के बाल जिस तरह उड़े हुए हैं उससे ऐसा लगता है पत्नी के अलावा अड़ोस पड़ोस वालियों ने भी हाथ फिराया। हमारे विनोद राजयोगी जी हमारी तारीफ में बहुत सारी बातें कह रहे थे और आप लोग खूब हंस रहे थे। विनोद राजयोगी के बारे में मैं बता दूं, ये मेरे से उम्र में छोटे हैं, बचपन से ही इन्हें जानता हूं। इनको फिल्मी गाना गाने का बहुत शौक था और ये फिल्मी कोई बात करे तो उसका जवाब फिल्मी गाने में देते थे। अब क्या हुआ कि जब इनकी शादी हो गई, पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, तो इन्होंने एक फिल्मी गाना गाया। उसको देख के ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। बहुत गुस्सा आया पत्नी को। पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, रोज पूजा पाठ करती वो, पर ये वही गाना सुनाते। जब से वो उसके पैर भारी हुए तब से वही गाना सुनाते। ये क्या हुआ। एक दिन उसको गुस्सा आया और उसने एक गाना सुना दिया, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। अच्छा इनको, और ये बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे और अंग्रेजी में तो धुरंधर, इतने धुरंधर। मेरे से बोले टेस्ट ले लो, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा अच्छा वो सामने लड़का खड़ा है उसको अंग्रेजी में बुलाओ। इन्होंने कहा कम हियर। लड़का आ गया। मैंने कहा इसको वापस अंग्रेजी में उस खम्बे के पास भेजो। अब इनको भेजने की अंग्रेजी आती नहीं थी, खुद जाके खम्बे के पास खड़े हो गए, लड़के से बोले कम हियर। ऐसे हमारे विनोद राजयोगी जी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जरा ट्रांसलेशन बताओ, मैं एक आम आदमी हूं। इन्होंने कहा आई एम ए मैंगो मैन। मैंने कहा ये बताओ सड़क पर गोलियां चल रही थी। बोले टैबलेट्स वी आर वॉकिंग ऑन द रोड। बहुत अंग्रेजी आती थी इनको।
अच्छा, विनोद राजयोगी जी मेरे बारे में बहुत सारी बातें कह रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, पर कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं तो आदत पड़ी है इनको रात को बाहर रहने की। जब ये घर पे रहते हैं तो भी शहर में 12-12 बजे तक घूमते हैं, 12 बजे बाद आते हैं। एक दिन बहुत तंग आ गई इनकी पत्नी, बोली आज तो इनकी खबर लेनी है। अब जैसे ही इन्होंने घंटी बजाई दरवाजे की, वैसे ही उसने किचन में बेलन को ढूंढा, बेलन नहीं मिला, बेलन नहीं मिला, बेलन नहीं मिला तो छत के रास्ते पड़ोसन को जगाया, बोली बेलन दो। तो बोले बहन जी ये बताओ रात के 12 बजे आपको बेलन की क्या जरूरत पड़ गई? बोले ये आए हैं ना अब। तो पड़ोसन बोली बहन जी आपका काम हो जाए तो जल्दी लौटा देना, हमारे वो भी आने वाले हैं। मित्रों, ये प्रशांत उपाध्याय, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, ये बेलन वाला कांडी है। एक दिन इनकी माताजी ने अपनी बहू से पूछा, बहू तूने बेलन कहाँ रख दिया? बहू बोली मैंने नहीं रखा है, तुम्हारे सपूत जी ने कहीं रखा होगा छुपा के। तो बोली हाँ तो ठीक है, मैं सोच रही थी कहीं तुम्हारे ससुर ने तो नहीं छुपा के रख दिया। एक और कविता, ये बच्चे बैठे हैं, ये खिलखिलाएं हम चाहते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, मालूम नहीं होता, लेकिन हम पीछे नहीं हटते हैं, हम उनका उत्तर बताते हैं। हमारे मित्र भूगोल के अध्यापक एक दिन हमारा टेस्ट लेने पर अड़ गए, हाथ धोकर पीछे पड़ गए, सिद्ध करो दुनिया गोल है, सिद्ध करो दुनिया गोल है। हमने कहा हमारा भूगोल का नॉलेज डामाडोल है। उन्होंने हमें बहुत बोर किया। आखिर हमने भी उत्तर यूँ दिया कि सास जब बहू से लड़ गई, किसी बात पर भिड़ गई, बहू का चढ़ गया पारा, पति पर आते ही गुस्सा उतारा, पति को भी क्रोध आया, ऑफिस में घुसते ही बड़े बाबू को धमकाया, बड़े बाबू ने छोटे बाबू को डांटा, छोटे बाबू ने चपरासी को मार दिया चाटा, चपरासी ने घर पर बीवी को पीटा और बीवी ने अपनी सास को घसीटा। सास से चला था युद्ध, सास पर ही रुक गया। अध्यापक जी को उत्तर मिल गया। मैंने कहा इस तरह दुनिया गोल है। वे बोले तुम्हारा उत्तर अनमोल है। वे बोले तुम्हारा उत्तर अनमोल। अच्छा, ये रामपाल जी हैं, ये इनको मैं जानता हूँ, ये मास्टर हैं और मास्टर बड़ा रिसोर्सफुल पर्सन होता है। हम और ये एक दफ़े आगरा से शिकोहाबाद आ रहे थे और बस में बैठे थे तो इन्होंने टूंड लगा के पैसे मांगे, वापस 2 रुपए बाकी रह गए थे। फिर उन्होंने फिरोजाबाद मांगे, कंडक्टर बहुत तंग आ गया, बोला ऐसा है और लोगों को दे रहे तुम अपने रखो। उसने पूछा क्या करते हो? बोले मैं मास्टर हूँ। कि तो अपने रख लो और लोगों को हम बाद में लौटाएंगे। इसी तरह ये एक बार मेरे साथ बस में सफ़र कर रहे थे, बस गिर गई नदी में पुल के ऊपर से। अब सब लोग बच गए, कोई मरा नहीं उसमें, पर तैर रहे थे, तैर के आए, सब तैर के निकल आए और हमारे ये रामपाल जी उसी में तैरते रहे। मैंने पूछा क्या बात है रामपाल जी, बाहर क्यों नहीं आए? अरे मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ, 5 रुपए बाकी हैं। ऐसे मास्टर, अच्छा मास्टरों से बड़े अजीब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे एक छात्र ने पूछा, गुरुजी मेरी शंका मिटाइए, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताइए। गुरुजी मेरी शंका मिटाइए, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताइए। मैंने उन्हें बताया, उदाहरण देकर समझाया। यदि किसी भ्रष्ट नेता की कार किसी ट्रक से टकरा जाती है तो यह दुर्घटना कहलाती है। क्या बात है। और वह नेता बाल बाल बच जाता है तो ये देश का दुर्भाग्य कहलाता है। तो ये देश का दुर्भाग्य कहलाता है। विनोद राजयोगी स्टूडियो के प्यारे प्यारे श्रोताओं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं आपके सामने एक ऐसे हास्य से भरपूर आदमी को, जो हास्य से आपको ओतप्रोत कर देंगे,
खुद भी हास्य से ओतप्रोत हैं। वो गीत भी पढ़ेंगे, गज़ल भी पढ़ेंगे, और उनका जब हमने श्रृंगार सुना तो मैं हतप्रभ रह गया। और वो नाम होता है भाई गणेश शर्मा विद्यार्थी। और गणेश शर्मा विद्यार्थी हम आपको अभी मिलाते हैं। आदमी बहुत आनंददायक हैं, इतने मनोरंजक आदमी हैं, क्या कहना है। इनकी नई नई शादी होके आई, नई नई शादी होके आई तो इन्होंने अपनी जो खुशी थी वो जाहिर की, और पत्नी से बोले, कविता तो पढ़ते ही थे, बहुत बढ़िया श्रृंगार के कब हैं, ओज के कब हैं, उनकी भावनाएं बह उठी। वो अपनी पत्नी से क्या उठे, देखो तुम ही मेरी सरस्वती हो, तुम ही मेरी वंदना हो, तुम ही मेरी साधना हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी अर्चना हो। पत्नी ने सोचा कि जब ये कह रहे हैं तो हम भी कह दें। पत्नी बोली, तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे कानपुर वाले कमलेश हो, तुम ही बम्बई वाले बिमलेश हो, तुम ही मामा के मकरंद हो, और तुम ही पड़ोस के महानंद हो। तो बहुत आनंददायक आदमी है, इतने मजेदार आदमी, इनका क्या कहना है। इनके स्वागत में हम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। यहाँ कदम कदम पर घातें मिलेंगी, उल्टी सीधी भी बातें मिलेंगी। यहाँ कदम कदम पर घातें मिलेंगी, उल्टी सीधी भी बातें मिलेंगी। गधे से दोस्ती करोगे अगर तो बदले में तुमको लातें मिलेंगी। आइए मैं इन पंक्तियों के साथ आपके सामने हाजिर करता हूँ गणेश शर्मा विद्यार्थी। आए। अभी अभी जैसे दादा ने बताया कि गणेश की पत्नी और गणेश के बारे में क्या कह रही कि फलानी रमेश हो, फलानी सुरेश हो। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम क्या झूठ बोले थे क्या? आप बड़ों की बातें बच्चों पे डाल के कह देते हैं। बगल में शायद महक जी बैठे हैं, किसी की कहनी थी, किसी पे कह दी है। तो मैं सच्चा किस्सा बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी की नज़रों में नज़रें मिलाकर बैठा हुआ था, और क्या होता है, और मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। और मैं सबसे बताना चाहूँ, कभी ट्राई मत करना, कभी नज़रों में नज़रें डालकर। तुम में इतनी हिम्मत है कि पत्नी की नज़र से नज़र मिला लेते हो? क्या बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कभी कोशिश भी मत करना। हाँ। कुछ लिखोगे कुछ लिख जाएगा। हमने धोखे मिला ली। धोखे मिल गई। तो लिखा था कि खुदाया रात ये सारी यूं ही आँखों में कट जाए, क्या बात है। दिलों पे छा गई बदली, गमों की वो भी छट जाए। तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी सो मैंने पा लिया तुमको, तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी सो मैंने पा लिया तुमको। हुआ क्या जी? यही ख्वाहिश है अब मेरी कि एक साली भी फट जाए। एक बार फिर कि खुदाया रात ये सारी यूं ही आँखों में कट जाए, दिलों पे छा गई बदली, गमों की वो भी छट जाए। तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी सो मैंने पा लिया तुमको, तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी सो मैंने पा लिया तुमको। यही चाहत है अब मेरी कि एक साली भी फट जाए। आदमी कितने नियत वाले हैं भाई, कमाल हो गया। कमाल तो बाद में हुआ था, जब उसको जो निकल गया उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, एक मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड का होना भी एक अनुभव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आपका कुछ अनुभव ना हो, लेकिन जब गर्लफ्रेंड आपके जीवन में आ जाएगी तो ऐसे ऐसे अनुभव आपको सिखा जाएगी कि आप एक परम ज्ञानी से कम नहीं बैठोगे। नहीं, किस उम्र तक है जरूरी है? ये तो जिस उम्र तक जहाँ तक आप में च्यवनप्राश खाने की क्षमता हो। बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम काहे पे ऐसी बातें करके मेरा मन बहला रहे हो? आप बूढ़े नहीं है, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं, अभी तक पता नहीं, उम्र का पता ही नहीं लगता, मेरे से ज़्यादा जवान लग रहे हैं। चलिए पढ़िए, स्वागत है। तो 4 पंक्तियों से कि आज एक नागिन को फन को उठाए देखा, तेरी ही कसम मुझे याद तेरी आ गई,
और जब एक मेढक को निगला तो याद आया, जब एक मेढक को निगला तो याद आया, तुम भी न जाने वस्तु कितनी पचा गई। और अगणित वस्त्र पर्स फोन और सैंडल भी, अगणित वस्त्र पर्स फोन और सैंडल भी, नोटों की तो बात छोड़ो चिल्लड़ तक चबा गई। और आस के पड़ोस के भी, गांव परिवेश के भी, बच्चे और जवान छोड़ो बूढ़ों तक को खा गई। क्या बात है, अनुभव बोलता है। वाह, क्या बात है। एक बार मैं शायद भाई साहब के घर पे गया था, इन्होंने बड़ी खातिरदारी की और तरह तरह के व्यंजन थालियों में मंगा के रखे। उसके अंत में फिर उन्होंने मिलवाया, भाभी जी आई, भाभी जी से मिलवाया कि ये है हमारी बेगम साहिबा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया। भाभी जी चलेंगे, उसके बाद दोनों बच्चों को बुलाया कि ये हैं हमारे छोटे साहबजादे, ये हैं हमारे बड़े साहबजादे। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक है शाहिद भाई साहब, अगले संडे को आप मेरे घर पे आना। ठीक है, मैंने अपने घर पे बुलाया, शाहिद भाई साहब आए। मैंने भी तरह तरह के पकवान और व्यंजन बना के रखे, शाहिद भाई साहब ने खाए। अंत में फिर मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, देखिए शाहिद भाई साहब ये है हमारी बैंगन साहिबा। फिर अपने दोनों बच्चों को बुलाया कि ये है हमारे छोटे हरामजादे, ये हैं बड़े हरामजादे। क्या बात है। तो मोहब्बत की इसी तकरार को, जो गर्लफ्रेंड और का जो अनुभव है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक गीत लिखा है, उसका मैं सुनाना चाहता हूँ। बाद में सुनाया, वही सुनिए। जी, स्वागत है भाई। हाँ, उसको सुनो। और ऑडियंस से मैं विशेष साथ मांगूंगा कि मेरे साथ जहाँ हो वहाँ दोहराते चलें। हाँ, कि छोड़ दिया वो प्यार, कि छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी, कि छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे ये मत करो यहाँ मत जाओ, राम राम कैसी ये माया, नहीं पूछना है मुझको मेले बाबू ने थाना थाया। क्या बात है, क्या बात है। नहीं पूछना है मुझको मेले बाबू ने थाना थाया। अब मेरी है सरकार तुम्हारी ऐसी तैसी। छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है कि बहुत बड़ा दिल था उसका, हाँ, बहुत बड़ा दिल था उसका, कितने ही उसमें रहते थे। अरे काट रही थी सबका ही, फिर भी सब चुप हो सहते थे। दिल जले बने हजार तुम्हारी ऐसी तैसी, ऐ छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है। इससे उससे सबसे तोहफे, इससे उससे सबसे तोहफे ले ले करके घर भरती थी। और नहीं अकेली मेरी थी, सबका ही भला वो करती। क्या बात है, क्या बात है। कि नहीं अकेली मेरी थी, सबका ही भला वो करती थी। मुझसे ही मना हर बार तुम्हारी ऐसी तैसी। ऐ छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है। एक बार मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि भाई साहब कुत्तों की उम्र कितनी होती है, सीधा सा सवाल था। आपको अपनी उम्र पता नहीं है क्या? बराबर समझो। तो मित्र से जब मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ, कि लगभग होती है 12-13 अवस्था तक वो जीवित रहते हैं। हाँ, हाँ। मैंने कहा तो तू अभी तक जिंदा काहे को है? मित्रता में चलता रहता है। आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं कि मेरा कटना तो हुआ किंतु सबको अलर्ट कर जाऊंगा। आप भी सुनिए, आपके लिए विशेष रूप से पंक्तियां इधर उधर घूम रहे हैं। शर्मा जी आप सुने, शर्मा जी आपके लिए है कि मेरा कटना तो हुआ किंतु सबको अलर्ट कर जाऊंगा। योगी जी से कह के तेरे घर बुलडोजर चलवाऊंगा। योगी जी से कह के तेरे घर बुलडोजर चलवाऊंगा। अब मैं भी चौकीदार तुम्हारी ऐसी तैसी।
आपने सही उठाया कि छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी। अगला बंद समर्पित करने से पहले शायद भाई साहब का एक किस्सा और सुनाना है। एक बार शायद भाई साहब अपनी ससुराल गए, बड़ी सेवा हुई। अब चूंकि सारी बातें शायद भाई साहब पे सुना रहा हूँ तो ऐसा कोई अन्यथा न ले, भाई साहब मेरे परम प्रिय हैं। हाँ कह तो रहा भाई। छोटा हूँ। ये तो पागलों तक का बुरा नहीं मानते हैं। तुम तो अच्छे आदमी हो। हाँ, बड़े प्रिय हैं। तो एक बार ये अपनी ससुराल गए, ससुराल में बड़ी सेवा हुई। इन्हें 2 दिन हो गए, मक्खन मलाई रबड़ी रसमलाई सब बराबर टाइम पे आ रहा है। अब इन्होंने 2 दिन बाद आज्ञा ली कि अच्छा हमें घर पे भी जाना, अन्य भी काम है, विद्यालय वगैरह जाना है। पत्नी ने कहा थोड़ा और रुको, चलो और रुके। 8 दिन हो गए, अब इन्होंने कहा अब तो जाना है। फिर खबर मिली कि और रुक जाओ। 15 दिन हो गए, अब ये नहीं रुके। अब पत्नी को बुला के इन्होंने कमरे में सीधा कहा बात क्या है, सच सच बताओ कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। पत्नी ने कहा सच बताएं। हाँ बताओ। भाभी जी ने कहा कि आप बुरा मत मानना। हाँ नहीं मानेंगे, बताओ। कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, आपको देखती है तो दूध दे देती है। तो इसी को आगे बढ़ाता हूँ। भैंस से याद आया था कि मैदे की लोई सी गोरी कोमल पर मन की काली थी। मैदे की लोई सी गोरी कोमल पर मन की काली थी। अरे बर्गर पिज्जा और भटूरे भैंसों सी चरने वाली थी। बदहजमी का भंडार तुम्हारी छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी। अंतिम बंद की तरफ बढ़ता हूँ कि पापा की परी खुद को कहती। पापा की परी से याद आया, एक बार एक छोटा बच्चा बहन के साथ छत पे खेल रहा था। उसके बाद नीचे आया कि पापा आपने कहा था अपनी बहन जो मेरी बहन है वो परी है। हाँ तो है। झूठ बोलते हो। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी छत से फेंका था तो उड़ी नहीं। क्या बात है। तो पापा की परी खुद को कहती पर नागिन थी वो जहर भरी। और आप सब जो युवा बंधु जो पीछे खड़े हैं उनके लिए समर्पित करता हूँ कि पापा की परी खुद को कहती पर नागिन थी वो जहर भरी। 2 महीने की तनख्वाह से उसको फोन दिलाया कॉल करी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू डायलिंग इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अरे पीछे वाले लड़के खड़े हैं, तो सुने, तुम्हारे मतलब की बात है, सुने। अरे फोन बिजी हर बार तुम्हारी ऐसी ओए छोड़ दिया वो प्यार तुम्हारी ऐसी तैसी। विधवा जबानी में हुई तकदीर की मारी। विधवा जबानी में हुई तकदीर की मारी। जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा। गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था। वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी। उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती। पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती। जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी। भावनाएं बेच कर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची इरादा सख्त कट्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी। पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे। आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती। छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा। नित रही हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली जी हमारी दुर्दशा अब
बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी। बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा बही आया बदन का रंग था पीला। देख कर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीवी भी संग थी। विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला अनुमान है यह रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा मेरे भाई कि पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। पत हैं तुम्हारे तो भी रचना तुम ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। झेल नहीं है अलग सिंदूर जो होगा होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली। आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली एहसान मानूंगी बड़ा फिर देख भाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। मेरे भाई यह पंक्ति ताली के लिए नहीं थी, यह पंक्ति मैंने ताली के लिए लिखी ही नहीं। आपने 2 पंक्ति पहले ताली बजा दी, अगली 2 पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यदि वो पंक्तियां आपके दिल पर ठेस लगा दें, आपकी माँ आपको याद आ जाए, माँ की ममता आपकी आंखों में लहराने लगे, तो कोई हाथ खामोश नहीं रहे। विनोद राजयोगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना जो आज दुनिया में नहीं है। मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था, लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज ही रखना, उसको बताना मत, आप राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया, बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। यह काम है उसका, तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है।
क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी, कष्ट इतना जिंदगी पर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे ये मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी आधी दुखी है दीन बई है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दर हीन बई है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दर हीन बई है। देवता सबसे बड़ा, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। जय भारत, जय राष्ट्र, जय राम जी की। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगर वक्त ने साथ दिया तो।